हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर चुके हैं। इसमें 11 से शुरू करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में आप पूरे वीडियो को देखे होंगे। इसमें भी आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? इसका आंसर होगा, नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। नेपोलियन ने अनजाने में या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों का एकीकरण कर दिया। ठीक है, अनजाने में मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वो जर्मनी को छोटे छोटे रूप में विभाजित कर एकीकरण कर दिया। ठीक है, दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीति रूप देने का प्रयास किया। दोनों राज्यों में एक संगठित राजनीति रूप देने का प्रयास किया। ठीक है, दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावनाओं की जागृत की। दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन ने समानता एवं मातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इन देशों में कर दिया। ठीक है, इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, जिसने यूरोप के दो राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा दी। ठीक है, इसका ही योगदान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं अब। ठीक है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? चलिए, इसका आंसर है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद, राष्ट्रवाद, अमेरिका एवं साम्यवाद राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर, ठीक है, वाक द्वंद्व के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। ठीक है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे वाक द्वंद्व के द्वारा। ठीक है, प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। दोनों में कभी भी युद्ध हो सकता था। ठीक है, इसी को शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था और पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना है। देखिए, चार्ल्स टेन के प्रतिक्रिया शासन का अंत हो गया। चार्ल्स 10वां जो था उसके बारे में बताया गया है। प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। बूर्बो वंश के स्थान पर आर्लेयंस वंश को सत्ता सौंपी गई। ठीक है, इस वंश के शासन ने उत्तरवादियों का तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता पर हासिल की। ठीक है, थोड़ा यह पढ़ने मिस्टेक है, इसलिए सॉरी, हासिल की, अतः उसने उन्हें तरजीह दिया। ठीक है, इसका यही आंसर हुआ। चलिए, हम अच्छा से आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। 1830 क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। देखिए, 1830 क्रांति का प्रभाव ये निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं। पहला प्रभाव था इसका, 1830 की क्रांति का प्रभाव यह रहा कि इसने देश में कट्टर राजसत्तावादियों के प्रभाव को कम कर दिया। पहला यह प्रभाव था। दूसरा इसका प्रभाव है, इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निरर्थक सिद्ध किया। ठीक है, दूसरा प्रभाव यह था। इसका तीसरा प्रभाव है, इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। सभी यूरोपीय राष्ट्रों में राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, तीसरा इसका प्रभाव है, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तात्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता को प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, इसका चौथा प्रभाव ये था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? ठीक है, जर्मनी का एकीकरण हुआ था
बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे आपको ये बताना है। ठीक है, विलियम फर्स्ट प्रथम जनता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक है तथा इसके हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था। इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत बने। विलियम ने प्रशा की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक ठोस योजना बनाई। उदारवादियों के विरोध के बाद भी विलियम सैंड बजर पर अधिकार खर्च किया। ठीक है, अधिकार खर्च किया। विलियम की इस नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति की अवलंबन किया तथा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। इसका क्या योगदान था ये भी समझ गए आप। क्यों असंभव था। ठीक है, बिस्मार्क के लिए विलियम का बना। ठीक है, ये समझ गए। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। इसका आंसर क्या होगा, बिस्मार्क था ना। रक्त एवं लौह का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, 16 पर। देखिए, लौह एवं रक्त की नीति क्या है। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। ठीक है, यही इसका लॉ एवं नीति क्या था, ये समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इटली के एकीकरण के बाधक तत्वों को वर्णन करें। भौगोलिक समस्याएं सबसे बड़ी बाधक थी। इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस का विदेशी प्रभुत्व एवं हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का प्रभाव शत्रु था। ठीक है, रोम का राज्य इटली के मध्य में स्थित था, जहां पोप का प्रमुख था। पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण पोप के नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। राजनीतिक विषमताएं आर्थिक कारणों से और भी उग्र हो गई, क्योंकि दक्षिणी इटली अविकसित और ग्रामीण था तथा उत्तरी इटली अर्ध औद्योगिक। ठीक है, यही आंसर हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, देख लीजिए। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, चार्ल्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने फ्रांसीसी राष्ट्रता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दावा दिया। उसने संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसने प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, पोलिग्नेक ने लुई 18वें के समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना की तथा इन्हें विशेष अधिकार प्रदान किया। पोलिग्नेक ने इस कार्य से प्रतिनिधि सदन एवं उत्तरवादियों ने उसका विरोध किया। चार्ल्स ने इस विरोध की प्रतिक्रिया 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उत्तरवादियों को दबाने का प्रयास किया। फलतः अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ आ गई। फ्रांस ने 28 जुलाई 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुत को योगदान का वर्णन करें। कोसुत का योगदान का वर्णन करना है आपको। ठीक है, राष्ट्रवादी भावना का प्रभाव हंगरी पर भी पड़ा। यह ऑस्ट्रिया के अधीन था। हंगरी में राष्ट्रीयता आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांस डिक ने किया। ठीक है, फ्रांसिस डिक ने किया। ठीक है, नेतृत्व किसने किया समझ गए आप। कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने कहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित
कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। कोसुत ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। ठीक है। इसका प्रभाव हंगरी और ऑस्ट्रिया की जनता पर पड़ा। 31 मार्च 1847 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी को बांटे मान ली। ठीक है। हंगरी के स्वतंत्रता मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए। हंगरी में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रतिवर्ष हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। समझ गए। हम पढ़ने में कहीं मिस्टेक हमसे हो गया हो तो इसके लिए सॉरी। वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।